हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आज हम आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अकाउंट्स भी कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। 11th क्लास के हिसाब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, 11th अकाउंट्स के हिसाब से। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग, एंड दूसरा क्वेश्चन व्हाई इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या है। किसी भी चीज को हम कर रहे हैं, हमारा पढ़ना हमारी जरूरत है क्योंकि हमें एजुकेशन लेनी है, बट सवाल ये है कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, अकाउंटिंग क्या पर्पस सर्व करती है। तो 2 मिनट लगा के हम सबसे पहले इस बात को स्टडी करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और दूसरी बात अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, व्हाट ऑब्जेक्ट इट अचीव्स। अगर आप लोग पहले से थोड़ी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली सभी स्कूल्स में नेचुरली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी अकाउंटिंग आप स्कूल में अपने पढ़ चुके होंगे। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जैसे मैं बोल रहा हूं व्हाट इज अकाउंटिंग, एक स्टूडेंट की टेम्पटेशन होती है कि वो सीधा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे जाता है ना। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले टीवी में एक फिल्म देख रहा था, 3 इडियट्स। तो उसमें एक प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो जो फिल्म में मेन कैरेक्टर लीड में थे आमिर, उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की और एक स्टूडेंट ने डेफिनेशन बताई, टेक्निकल डेफिनेशन। प्रोफेसर खैर उससे ज्यादा खुश हुए जैसा कि उस फिल्म में दिखाया जा रहा था, लेकिन आमिर ने भी इस बात पे स्ट्रेस किया था कि रटने की बजाय किसी भी चीज को हम समझें, क्योंकि रटना किसी भी चीज का कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वो बात अलग है कि एग्जामिनेशन में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख के आएगा, चाहे वो उसने रट के लिखा है या समझ के लिखा है, मार्क्स तो उसको ही ज्यादा मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि लॉन्ग रन में जो लोग नॉलेजेबल हैं वो रट्टू तोतों से आगे निकल जाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि मैं आपको अपनी तरफ से जितना हो सके हर चीज को एक्सप्लेन करूं, ताकि आप समझ पाएं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं आखिर उसका मतलब क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मैं जिस बात पे जा रहा था वो यही बात थी कि अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज अकाउंटिंग, तो शायद आप पूरी डेफिनेशन एक साथ एक सांस में बोलने की कोशिश करेंगे। बट मैं अगर बोलूं तो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। What is accounting? Accounting is basically the recording of financial transactions. अब यहां से हम समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा। सबसे पहले बात जो मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि अकाउंट्स या अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही डील करती है। जैसे मान लेते हैं हमारी एक सेल्स की शॉप है, एक हमारा शोरूम है, वहां एक कस्टमर आया, उसने बहुत अच्छे से बात की, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइजेस के बारे में, ऑफर्स के बारे में डिस्कस किया और चला गया। हम इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि एज सच हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला, कोई पेमेंट नहीं आई, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हुई, सिर्फ कम्युनिकेशन है। इसी तरह से सपोज हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनमें से कोई बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, एज सच अकाउंटिंग उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो अकाउंटिंग क्या करती है बेसिकली, इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये सबसे पहली बात समझनी है। ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है, ये नेक्स्ट वीडियोस में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी डिस्कस करेंगे तो लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकती है। खैर, लेकिन सारी दुनिया पैसे पर ही आधारित है, सारी दुनिया में पैसे का बोलबाला है और बिजनेसमैन के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं और बिजनेस तो इट्स ऑल अबाउट मनी। तो एज सच ये कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे अकाउंटिंग जो है वो इनइफेक्टिव है। एनीवेज, तो मेन जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये कि अकाउंटिंग में हम करते क्या है, वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग। वो बात अलग है कि अब डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। इस वीडियो में मेनली मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही कवर करने वाला हूं। तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बेसिकली आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं और समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बट ये चीज मैं आपको और 2 मिनट के बाद जो है पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी हम फिलहाल इस बात पर जाएंगे
कि अकाउंटिंग है क्या। जैसे मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग क्या है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना। एक्चुअली रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहां पर आता है अकाउंटिंग क्यों है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए अकाउंटिंग है बेसिकली। वो ये कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने पैसा लगाया, मैंने पूरा साल पैसा इन्वेस्ट किया है, हो सकता है अपना टाइम भी लगाया हो, तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली अकाउंटिंग की जाती है। तो रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? आई सेड रिकॉर्डिंग। एंड व्हाई इज अकाउंटिंग? बिकॉज आफ्टर रिकॉर्डिंग आई वांट टू प्रिपेयर माय स्टेटमेंट, आई वांट टू प्रिपेयर माय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे वो बात अलग है, फिर हो सकता है आपके दिमाग में एकदम टेम्पटेशन आ रही हो कि सर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, बैलेंस शीट भी बनती है। बट पेशेंस रखिए, मेन ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है मेन। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जिसने पैसा लगाया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहता है कि भाई मैंने पूरे साल काम किया। जैसे अब एक एम्प्लॉय है, वो अगर किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसकी इच्छा क्या रहती है कि वो इस बात को समझे कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसको कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या उसको कोई बोनस मिलेगा, क्या उसको कोई इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अपनी मंथ एंड सैलरी में होता है। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है उसका मेन कंसर्न क्या है कि भाई मैंने एक पैसा लगाया, तो मैं ये देखूं कि अगर पूरे साल मैंने एफर्ट किए तो एक स्टेटमेंट बनाई जाए कि भाई फॉर द ईयर हमारे पास कितने प्रॉफिट या लॉस हुए हैं। सो इन माय हम्बल ओपिनियन, अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस है, व्हाट इज अकाउंटिंग? इज रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एंड व्हाई इज अकाउंटिंग? इज टू कैलकुलेट माय प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटा ऑब्जेक्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और ऑब्जेक्ट भी है, और वो ये कि मैं जानूं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मैंने पैसे लगाए थे, मैंने बिल्डिंग लगाई थी, मैंने मशीन्स खरीदी थी, फर्नीचर लिए थे, आज की तारीख में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लायबिलिटीज हैं। इस बात को कैलकुलेट करना, इस बात को समझना, इस बात को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट के बाद जो फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी बैलेंस शीट में। अगर वीडियो के एंगल से मैं बात करूं तो ये तो पहली वीडियो है, हार्डली अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं मुझे ढंग से बोलते हुए। तो उस हिसाब से अभी एकदम से आप समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो थोड़ा मुश्किल है। स्पेशली अगर आप स्कूल से पढ़ रहे हैं तो शायद आप पहले से जानते होंगे इस बात को, तो फिर मैं एक तरह से आपके लिए रिवीजन सोर्स प्रूव हो रहा हूँ। अदरवाइज जो समझना चाहते हैं उनको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में आपको बताया है। अब क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक स्टूडेंट हैं क्लास 11th के, तो हमें ये भी समझना है कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हमें अकाउंटिंग की टेक्निकल डेफिनेशन में जाना होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर वगैरह इस समय अपने हाथ में लेके बैठे हैं और नहीं बैठे, तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगा भी, तो आपके पास एक सिस्टमैटिक रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। अभी तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, अदरवाइज उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ये वीडियोस अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो स्टूडेंट इन वीडियोस के थ्रू पढ़ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, अपने आप में ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, राइट? तो अगर हम इसको बुकिश वे में लें तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। से यहां से ये डेफिनेशन शुरू होती है दैट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो मैं भी उस चीज को ही लिख रहा हूं, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है। एंड इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, इसके अंदर मैं आपको 7 पॉइंट्स लिख रहा हूं अभी बोर्ड पे, फिर मैं एक एक करके आपको इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। दैट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट? सबसे पहली बात जो सिस्टमैटिक प्रोसेस का है वो है आइडेंटिफाइंग। यानी इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग ऑफ व्हाट? जैसे मैंने कहा, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का पहला जॉब
मैं इनडायरेक्टली आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग प्रोसेस भी पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी बेसिकली यही 6-7 चीजें हैं जो मैंने इस सीक्वेंस में लिखी हैं। सो सबसे पहली बात जो सामने आई है हमारे, वो है आइडेंटिफाई। जब तक आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, आप उसका हिसाब किताब कैसे रखोगे। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो इट इज आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वी डू आइडेंटिफाई इट थ्रू बिल्स, इनवॉइसेस, रिसीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, रिसीट्स में ध्यान रखिएगा, द वर्ड पी इज साइलेंट, इट इज नॉट रिसीप्ट्स, इट इज रिसीट्स। सो आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी अकाउंटिंग का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। सो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, तो जो सबसे पहली चीज सामने आई है हमारे, वो है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। दूसरा हमारा है इसके अंदर मेजरिंग। देखिए, किसी भी चीज को मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कल भी जब क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये चीज समझाई थी कि भाई अगर आप एक क्लॉथ शॉप पे जाओ, कपड़े की दुकान पे जाओ और उसको बोलो कि भाई मेरे को शर्ट का 2 किलो कपड़ा दे दे, तो वो डेफिनेटली आपको पागल ही समझेगा। दैट मीन्स क्लॉथ को हम हमेशा मीटर्स में खरीदते हैं। ऐसे जो दूध वाला है, दूध वाले को हम बोले कि भाई 3 दूध दे दे, तो वो नहीं समझेगा, 3 लीटर बोलना होगा। तो मिल्क के लिए या और लिक्विड चीजों के लिए लीटर एक पैरामीटर है। ऐसे अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ मेजरिंग सिस्टम चाहिए, किस तरह से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे। तो आमतौर पर वो उस कंट्री की करेंसी होती है। अकाउंटिंग तो वर्ल्ड वाइड की जाती है। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज सच विद सुटेबल और माइनर मॉडिफिकेशंस ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग ही है, राइट। तो मेजर करने के लिए आमतौर पर उस कंट्री की करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया में वी आर गोइंग टू मेजर एवरीथिंग इन रुपीज। अभी मैंने आपको बोला कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हम उसको कंसीडर करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या लेने वाले हैं? रुपीज। आप सब जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बिजनेस का ही पार्ट है। इंपोर्ट का मतलब होता है फॉरेन कंट्री से किसी चीज को इंडिया में मंगवाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से किसी चीज को फॉरेन कंट्री भेजना। उस एंगल से अगर हम देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सम टाइम ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होंगी, सम टाइम ट्रांजैक्शन पाउंड्स में होंगी। लेकिन हमने क्या करना है, ना हमने डॉलर्स को देखना है ना पाउंड्स को देखना है, हमने क्या करना है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कन्वर्जन के लिए रेट्स रहते हैं जो कि बैंक्स एंड आरबीआई वगैरह टाइम एंड अगेन प्रिस्क्राइब करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसा अलाउ करते हैं उसके हिसाब से हम उन चीजों को लेके अपना कन्वर्जन करके कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें 2 चीजें आ गई अभी तक जो हमने समझी, टोटल 7 हैं। सबसे पहली बात मैंने बताई, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इट्स अ मेजरिंग। मेजर करने के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, जो हम शुरू में भी मैंने बात की, वो है रिकॉर्डिंग। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब यही है कि भाई कुछ रूल्स होंगे, कुछ सिस्टम्स होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे जिनको फॉलो करके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो एक आम आदमी जिसका बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस हो, डायरी में भी लिख सकता है। लेकिन डायरी में लिखना एक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग का जो तरीका है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्योंकि अकाउंटिंग, वो है रिकॉर्डिंग को आप एक जर्नल में लिखें। ये टर्म मोस्टली स्टूडेंट जो पहले से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जानते होंगे, नहीं तो जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको मैं बताऊं कि थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। जर्नल के बारे में बाद में बताऊंगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो अकाउंटिंग है वो आमतौर पर किसी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इसमें 2 चीजें आई, एक तो मेरा कैश का आउटफ्लो है यानी कैश गया, और दूसरा मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे की है तो उसका मेरा एक एक्सपेंस हो गया। तो इसी तरह से किसी भी चीज की 2 एंट्रीज होती हैं। या जैसे मैंने सपोज रोहन को कैश पे किया तो इसमें 2 ट्रांजैक्शन आ गए, एक रोहन और एक कैश। तो जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग आप देखेंगे तो जो आपके पास बुक्स हैं जिनसे आप स्टडीज कर रहे हैं तो उसमें भी डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा रहता है।
तो ये चीजें अभी मैं और आपको फर्दर वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो डबल एंट्री का मतलब क्या हुआ, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अभी मैं उसको रिपीट करूं कि रोहन को अगर मैंने कैश पे किया तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो मिस्टर रोहन का जो अकाउंट है उनके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा ताकि याद रहे, फ्यूचर में मेमोरी पर्पस भी सर्व करता है अकाउंटिंग, कि रोहन को हमने पैसा दिया था। और दूसरा, मेरा जो कैश बैलेंस था वो अब कम हो जाएगा क्योंकि मैंने रोहन को पैसे दिए हैं। तो अकाउंटिंग दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है एक ही ट्रांजैक्शन के, इसलिए इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं, राइट। सो रिकॉर्डिंग इज बेसिकली द बुक कीपिंग, और उसमें जिस सिस्टम से हम वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री की फॉर्म में पास की जा सकती है और पूरी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पर बेस्ड होती है, राइट। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो चीजें लेके चलते हैं। फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना भी फिलहाल अवॉइड ही कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके बारे में पढ़ें तो एक पूरी वीडियो जो है डेबिट क्रेडिट के सिस्टम्स पर ही होनी चाहिए। बट फिर भी अभी ब्रीफ में बताऊं तो हम अपने अकाउंट्स को बेसिकली दो तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट, लोगो से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड रियल अकाउंट, और इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट। तो उनके रूल्स हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे तो आप जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इस तरह से हमारे डेबिट क्रेडिट के कुछ रूल हैं। अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट सिस्टम से चलती है और उन सबको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करती है, जिसको हम बोलते हैं जर्नल, राइट। लेकिन बहुत सारी सिमिलर ट्रांजैक्शंस होने से जर्नल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज तो बहुत कम पास की जाती हैं। ज्यादातर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जिनमें हमारी सबसे मेन, मैं दो तीन एग्जांपल लूंगा, कैश बुक, देन हमारे पास है सेल्स बुक, एंड हमारे पास है परचेज बुक। अगर आप बुक देखेंगे उठा के तो उसमें सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनकी भी बुक्स हो सकती हैं। अगर बिल्स बहुत ज्यादा हो तो आप बिल्स की भी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की भी बुक्स बना सकते हैं। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, है ना। प्रैक्टिकली अब तो यही मेन बुक्स बन गई हैं, क्योंकि अगर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं तो जर्नल एंट्रीज कब तक पास करें। तो जो सारी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड हैं उनको कैश बुक में ले लेते हैं। बार बार अगर परचेजेस हो रही है तो परचेज बुक में ले लेते हैं। सेल्स, कई जगह तो बिल्कुल लाइन लगा के सेल्स होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो इतनी जर्नल एंट्रीज पास करने की वजह सेल्स बुक में उनकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद कॉमन मेजर लेके हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज द बेसिक पर्पस, दैट इज द, यू कैन से द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रिकॉर्डिंग इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई क्या होता है? अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया रोहन का, आई विल कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल। सपोज मैंने पूरे साल में रोहन के साथ 40 ट्रांजैक्शंस की। अब ऐसे हो सकता है रोहन, मोहन, सोहन, अजय, विजय, मुरली, राम, श्याम, घनश्याम, ऐसे हो सकता है मेरे हजारों कस्टमर्स हो जिनके साथ मेरी सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो। अब अगर मैंने उन सबकी एंट्री की हुई है एक साथ, जो कि करनी ही पड़ेगी, या तो जनरल एंट्रीज पास करूंगा या सेल परचेज बुक्स में एंट्रीज करूंगा, तो कितनी सारी हो जाएंगी। और अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं देखना चाहूं कि भाई रोहन से कितना अमाउंट ड्यू है या सोहन से कितना अमाउंट ड्यू है, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा। Am I right? तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। What is ledger? It is classification of similar transactions. It is classification of similar transactions. ठीक है, यानी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को जब हम क्लासिफाई कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर। अब इसमें क्या होगा कि जो हमने अकाउंट बनाया सपोज रोहन का, या हमने अकाउंट बनाया सपोज राम का, तो राम से रिलेटेड जो पूरे साल में ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे हमने उससे कोई चीज खरीदी हो या बीच में उसको कुछ पैसा दिया हो, टाइम एंड अगेन होता है ना, जैसे राम से मान लेते हैं 2000, 5000, 10,000 सामान आता जा रहा है, 17,000 ड्यू हो गए, हमने कहा चलो 8,000 रुपए भिजवा देते हैं। तो लॉट मेनी टाइम्स राम से हमारे पास सामान आ रहा है और लॉट मेनी टाइम्स हमने राम को कैश दिया। अब कोई भी बिजनेसमैन साल के एंड में जानना चाहेगा कि ओवरऑल राम के अकाउंट की पोजीशन क्या है, उससे कुछ पैसा लेना है या देना है, व्हाट इज द पोजीशन। तो उस बात को समझने के लिए हमारे पास होता है लेजर अकाउंट। राम का लेजर अकाउंट देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब डिफरेंट बुक्स हैं, चाहे वो जनरल एंट्री हमने पास की हो, कैश बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, हर बुक से
एंट्रीज जो है वो राम के अकाउंट में या रोहन के अकाउंट में जा सकती हैं, वो किस तरह से एंट्रीज जाती हैं, किस तरह से ये सारा वर्क होता है, वो हम धीरे धीरे अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखेंगे। वो बात अलग है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिलेबस के हिसाब से, इसमें तो सारी मैनुअल अकाउंटिंग एक तरह से हम सीख रहे हैं। आज की तारीख में जैसे टैली, बिजी, इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉपुलर कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनमें मेनली बस आप डेटा पंच कर दो, उसके बाद वो लेजर अकाउंट बनाना या फाइनल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ ऑटोमेटिक जस्ट एट द प्रेस ऑफ ए बटन हो जाता है, राइट। मैं कोशिश करूंगा आपको इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज दे सकूं। ऑब्वियसली उसके लिए फिर मुझे बोर्ड नहीं, थोड़ी लैपटॉप बेस्ड वीडियोस आपके साथ शेयर करनी होंगी, बट अभी वो आप मान के चलिए कि काफी बाद में मैं आपके लिए बनाऊंगा वो सब। अभी पहले हम ये मान के चलते हुए फिलहाल आज की वीडियो बन रहे हैं कि बिल्कुल हमने अकाउंटिंग अभी पढ़नी शुरू की है, तो थोड़ा थोड़ा आप कंसेप्ट को समझते जाइए। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे। जो अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस। तो वो यही है, आर्ट होता है किसी भी चीज को हम कैसे अचीव कर रहे हैं, साइंस क्या है, वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है। तो अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस एंड इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, कि किसी भी चीज को, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रुपीस में मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे और फिर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफाई करेंगे। अभी मैंने कहा रोहन का अकाउंट अलग बनाएंगे, सोहन का अकाउंट अलग बनाएंगे, राम का अलग, श्याम का अलग, घनश्याम का अलग। लेकिन अगर सपोज हमारे पास 10,000 कस्टमर हो, 10 लाख कस्टमर हो, फिर क्या करें? ऐसे में तो जो बड़ा बिजनेसमैन हो, जस्ट लाइक मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा, उनको तो समझ में नहीं आएगा, उनकी तो इतनी सारी जो है एक ही कंपनी में हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शंस है। तो इवन लेजर भी देखा जाए तो फेल हो जाएगा एक लिमिट के बाद, क्योंकि उनको ठीक है एक अकाउंट की पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन अगर 1 करोड़ ऐसे अकाउंट्स हो तो नहीं समझ में आएगी उनको तो कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। इतने सारे कस्टमर्स, किसी से कुछ लेना, किसी से कुछ देना। तो व्हाट वी डू एट द एंड इज वी डू समराइजिंग। लास्ट में हम करते क्या है, क्लासिफाइंग के बाद देन वी गो फॉर समराइजिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो है समराइजिंग, यानी जितने भी अकाउंट्स का जो भी बैलेंस है वो समराइज करके हम, एक टर्म होती है, सुन लीजिए, बाद में समझाऊंगा इसके बारे में, हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है और किन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको बोला था हम डबल एंट्री पे चलते हैं, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट लेके चलते हैं, डेबिट क्रेडिट जो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस भी मैच होता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। बैलेंस कर जाता है ये बिल्कुल, और जब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, डेबिट क्रेडिट्स का टोटल इक्वल है, तो उसके बेसिस पर हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारे को पूरे साल की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एक्टिविटी के बारे में बताता है, रिजल्ट के बारे में बताता है, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चलती है बैलेंस शीट के थ्रू, राइट। तो ये 2 चीजें हम साल के एंड में बनाते हैं, याद रखिएगा। इन 2 को बेसिकली बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसका एक दूसरा नाम भी है फाइनल अकाउंट्स। हो सकता है वीडियो में थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं कि इन दो स्टेटमेंट्स को जो हम पूरे साल के एंड में बनाते हैं कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज की तारीख में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उस चीज को मेजर करने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इस वे में बनाई जाती है कि एक आम आदमी भी समझ सके। जैसे मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हूं, फिर भी अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि मैं टेक्निकल नहीं हूं। एटलीस्ट मैं कॉमर्स प्रोफेशनल हूं तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सपोज एक डॉक्टर हूं, अगर मैं उनके सामने भी रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट रख लूं तो शायद वो समझ लेंगे, अच्छा इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी मशीनरीज हैं, इतने स्टॉक्स हैं, इतना कैश बैलेंस है, इतना बैंक बैलेंस है, समराइज्ड। अगर मान लीजिए मुझे रोहन से, सोहन से या और 10,000 लोगों से पैसा लेना है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक समरी आ जाती है टोटल, भाई हमारे 10,000 कस्टमर से हमें 14 करोड़ रुपए लेने हैं, तो वो एक स्टेटमेंट आ जाती है बैलेंस शीट में, एक बस। तो समराइज्ड वर्जन क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। समराइज्ड वर्जन क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, उसके बेसिस पर डिसीजन लेना आसान होता है, इसलिए समराइजिंग की जाती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि हम समराइजिंग क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, और दूसरी बात कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके मल्टीपल यूजर्स हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ अकाउंट्स के एक्सपर्ट ही यूज नहीं करते, एक जनरल पब्लिक भी बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स देखती है।
जो मनी लेंडर्स होते हैं, पैसा देते हैं, अभी आएगा 7 पॉइंट में, कम्युनिकेटिंग, वो भी इन चीजों को देखते हैं। सो डेफिनेटली हमारे को ये देखना है कि जो समराइज्ड हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी है, बैलेंस शीट बनी है, वो इतनी सिंपल हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो कि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। राइट, अब हम समराइजिंग के बाद नेक्स्ट जाएंगे एनालिसिस में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है वो है कि किसी भी चीज को हमें ये समझना है कि भाई वो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है या वो हमारे को बेसिकली मीनिंग क्या उससे निकल के आ रहा है। जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाते वक्त कॉमनली एग्जांपल लिया करता हूं कि सपोज एक स्टूडेंट के 95% मार्क्स आए। अब क्वेश्चन इससे ये खड़ा होता है, जैसे समराइजिंग हो गई, एक कंपनी की 70 लाख की टर्नओवर है, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया कि भी एक स्टूडेंट के 95% मार्क्स आए हैं, बताइए अच्छे हैं या खराब। शायद 95% मार्क्स सुन के तो मोस्ट ऑफ यू कैन से सर अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगा कि वही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात है। हो सकता है उसके 95% आए हों, लेकिन बाकी उसकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम 98, 99% लाए हैं। अब बोलो आप क्या कहोगे, उस हिसाब से तो फिर 95% लो है। तो यानी कि अकाउंट्स बनाने के बाद उनको कंपेयर किया जाता है, या तो दूसरी फर्म्स के डेटा के साथ या अपनी ही फर्म के पिछले पीरियड के डेटा के साथ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 95% आया एक स्टूडेंट के, जैसे मैंने कहा उसके फ्रेंड्स के अगर 98, 99 आए तो कम है, और अगर पूरी क्लास में कोई भी 80% से ऊपर नहीं लाया तो 95 बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन से ही पता चला ना। इसी तरह से सपोज वो जो स्टूडेंट है जो अब 95 लाया, लास्ट ईयर तक सपोज वो 70, 80% लाता था तो 95 बहुत ज्यादा है। सपोज जो स्टूडेंट 95 अब लाया है वो पिछले सालों में हमेशा 98, 99% लाता था तो कम है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि जब अकाउंट्स बन जाते हैं, ये एक सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है, इतना आसान नहीं होता अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके उनसे डिसीजन मेकिंग निकाल लेना। बट हर तरह के एक्सपर्ट्स इस दुनिया में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक्सपर्ट्स की, प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेती हैं। आप भी उम्मीद करता हूं 11th में अभी हैं, एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़े एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट का मतलब सिर्फ एक जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि अकाउंटेंट का मतलब तो बस एक सिंपल डेटा पंच करके एक एंट्रीज पास कर दी। नो, अगर आप ध्यान से देखें तो वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग है, प्रोसेस की स्टार्टिंग है। उसके बाद जाके जो असली अकाउंटिंग है ये लास्ट के अंदर आती है, एंड दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कोई भी कंपनी अकाउंट्स के बेसिस पर ही अपने सारे डिसीजंस लेती है और इस बात को समझ पाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और लास्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन करने के बाद आता है कम्युनिकेशन। लास्ट प्रोसेस है कम्युनिकेशन, कि जो आपने कंक्लूड किया, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पास ऑन कीजिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले आगे जाके इसी चैप्टर में आएगा, इंटरनल यूजर्स भी हैं, लाइक मैनेजमेंट, लाइक ऑनर्स, इन्वेस्टर्स एंड लाइक एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं, लाइक मनी लेंडर्स जो बैंक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, प्रोबेबल इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन जाए, जनरल पब्लिक। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। राइट, तो ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ये बेसिकली उन सब के काम आते हैं, और ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की आई विल से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको एक रिलायबल और करेक्ट सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो कम्युनिकेट करें। राइट, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। अभी 2 मिनट मैं इस अकाउंटिंग प्रोसेस को या इन 7 पॉइंट्स को याद करने का आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस निकालूंगा यहां से। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक लाइन बोलता हूं स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कि इंडिया मेरा रहेगा क्लीन। भूलिएगा नहीं इस लाइन को, इंडिया मेरा रहेगा क्लीन, भारत मेरा हमेशा साफ स्वच्छ रहेगा, सबसे अधिक क्लीन। ठीक है, इंडिया मेरा रहेगा क्लीन, सबसे अधिक क्लीन, सबसे ज्यादा साफ रहेगा। अगर आपको ये लाइन इंटरेस्टिंग लगे और आप इसको याद कर सकें तो ये सारे प्रोसेस आपको एकदम सिस्टमैटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफाइंग इंडिया, मेजरिंग मेरा, रिकॉर्डिंग रहेगा, क्लासिफाइंग क्लीन, समराइजिंग सबसे, एनालिसिस अधिक एंड कम्युनिकेटिंग क्लीन।
तो इस तरह से अगर आप कुछ स्टेप्स, कुछ लाइनें बना लें तो आपको ये स्टेप्स याद रखने में बहुत मदद होगी। अकाउंटिंग के साथ साथ मैं आपको इसी तरह के टिप्स कुछ बिजनेस स्टडीज में भी दूंगा। मैं आपको बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस दूंगा इसी तरह से, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया मेरा रहेगा क्लीन, यहां तक बुक कीपिंग होती है और मेनली उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है, लास्ट के 3 स्टेप, इंडिया मेरा रहेगा क्लीन, यहां तक रहता है बुक कीपिंग और उसके बाद शुरू हो जाती है मेन अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, अभी इसको हम इतना ही ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोस को आप देखें तो ये वीडियोस जो हैं ये निशुल्क शिक्षा .com पर अवेलेबल है। फोन नंबर मैंने आपको अपना दिया ही है 9599222549। जैसे कि आप शायद देख पा रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पे, रोहिणी दिल्ली में मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता हूं, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। तो अदरवाइज फोन पे भी बात कर सकते हैं। और ये मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो निशुल्क शिक्षा .com पर वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक एंड्रॉइड ऐप भी मैं डेवलप कर रहा हूं नीरज गुप्ता नाम से। आई होप कि मैं उसके थ्रू भी आपको ये वीडियोस दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच।